27वां पॉइंट है लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 28वां पॉइंट निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एवं सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। केरल के पारूर विधानसभा की 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के
6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। नोट: भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई थी। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह: दल तेलुगु देशम, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य आंध्र प्रदेश। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल और इनका राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य असम। झारखंड मुक्ति मोर्चा दल का चुनाव चिन्ह तीर कमान और राज्य क्षेत्र झारखंड। लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला, राज्य क्षेत्र बिहार। तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह कार, राज्य क्षेत्र तेलंगाना। पैंथर्स पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव चिन्ह हल, राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन, राज्य क्षेत्र बिहार व झारखंड। शिवसेना चुनाव चिन्ह तीर कमान और राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर, राज्य है पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गनम चुनाव चिन्ह दो पत्ती और राज्य तमिलनाडु। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर और राज्य क्षेत्र गोवा। सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य क्षेत्र सिक्किम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गनम पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता सूरज और क्षेत्र है तमिलनाडु पांडुचेरी। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह है मुर्गा, चुनाव चिन्ह मुर्गा और राज्य क्षेत्र नागालैंड। अकाली दल या बादल जिसका चुनाव चिन्ह है तराजू, पंजाब राज्य क्षेत्र। जनता दल तीर और बिहार झारखंड। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीढ़ी और राज्य क्षेत्र केरल। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। दूसरा, इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव चिन्ह पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल हसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह घड़ी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, हसिया हथौड़ा एवं तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र: निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया।
पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। 19वां पॉइंट है 29वां पॉइंट है परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की गई थी। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग में पहला परिसीमन आयोग 1952 ईस्वी, दूसरा परिसीमन आयोग 1962, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 और चौथा परिसीमन आयोग 2002। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें। अनुसूचित जाति पहले आरक्षित सीट 79, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 84। अनुसूचित जनजाति पहले 41, नए परिसीमन के बाद 47। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है। नोट: वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्य में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका है।
जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। 30वें नंबर का पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रमण। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रमण इस प्रकार है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवा का उप प्रधानमंत्री, छठवां भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, सातवां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। 7 क में भारत रत्न सम्मान के धारक, 8 राजदूत, 90 पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 90 क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10वें में राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रमण में स्थान दिया गया है। नोट: मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा दिया गया है। 31वें नंबर का पॉइंट है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। पहला असमिया, दूसरी बंगला, तीसरी गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठवां कश्मीरी, सातवां मलयालम, 8 मराठी, 9वें उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वें पे संस्कृत, 12 सिंधी, 13 तमिल, 14 तेलुगु, 15 उर्दू, 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली, 19 मैथिली, 20 संथाली, 21 डोगरी, 22 पे बोडो। नोट: 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया था। राज्य की भाषा: संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।
इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पांडुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरा तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्य के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे राज्य के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। नोट: संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है।